Hi everyone, I am Vikas Shukla and my today's topic is basic information about the genetic material. Concept, you can say what? Concept of genetic material. The concept of genetic material. It is a starting of chapter 6 class 12th NCERT, that is molecular basis of inheritance. In previous chapter we have already understood the principle of inheritance, in which जिसमें अपन ने समझा था मेंडल्स के वर्क को. जैसे अगर हम बात करें मेंडल्स के सारे वर्क्स कब प्रपोज हुए हैं स्टूडेंट्स, इन द टाइम ऑफ 1865. क्लियर? 1865 में मेंडल्स ने कुछ रूल्स दिए. मेंडल्स के कुछ रूल्स पब्लिश किए गए जिन्हें आप लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टर्म में समझते हो. स्टूडेंट्स, इन द ईयर ऑफ 1952 एक साइंटिस्ट है हर्शे एंड चेज. ये जो स्टूडेंट्स हर्शे एंड चेज साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दुनिया को क्लियरली ये बताया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सी चीज है स्टूडेंट्स? डीएनए. ये बात किस एक्सपेरिमेंट से सामने आई है? हर्शे एंड चेज के. ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ है? 1952. इस एक्सपेरिमेंट के पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जैसे आप पढ़ेंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट. क्लियर? माइस पर उन्होंने वर्क किया था स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया डिजीज पर, बट वहाँ पर कुछ डिमेरिट्स थी, उनकी कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी, जिनकी वजह से उनके कंसेप्ट को पॉपुलर नहीं किया गया. इसके बाद जब 1952 में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हेल्प से फास्फोरस और सल्फर का यूज़ करते हुए हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया. इस एक्सपेरिमेंट को भी अपन डिटेल में समझेंगे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन. देन ही गॉट द ट्रूली कंसेप्ट. इन्होंने दुनिया को बताया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. देन ये डिबेट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया. पहले अभी थोड़ी टाइम के लिए इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझने से पहले आप जान लीजिए कि ये इस चैप्टर से आपके नीट में 7 to 10 क्वेश्चंस नीट में अपीयर होते हैं. कितने स्टूडेंट्स? 7 to 10 क्वेश्चंस इन द नीट. अप्रॉक्स डेटा है ये. 7 to 10 क्वेश्चंस आपके नीट में आने की पॉसिबिलिटी. तो स्टूडेंट किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप उसके मैक्सिमम वेटेज को मान के चलें. ये मान के चलें कि इस चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चंस मिल सकते हैं. क्लियर? अब कितने आएंगे ये एग्जाम में पता चलेगा, बट मान के चलिए कि 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर 10 क्वेश्चंस आए तो ये कितने होंगे? 10 4 जा 40 मार्क्स. तो अपने आप में ये 40 मार्क्स आप समझते हैं नीट एस्पिरेंट है. ये चैप्टर बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कंसेप्चुअल है. आज के समय अगर मैं आपसे बोलूं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस चैप्टर को समझने के बाद आप जैसे कि कोविड वायरस के टर्म में जो भी डिजीज़ है अभी हमारे पास, एग्जैक्टली भी वैक्सीनेशन के बाद प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उस इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को आप साइंस को समझ पाएंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर टू डेवलप द वैक्सीन. क्लियर? वैक्सीन को डेवलप करने से पहले क्या क्या चैलेंजेस आते हैं साइंटिस्ट के सामने. जैसे कि हम कहें आपसे कि कोई भी ड्रग ली आपने, तो वो या तो रेप्लिकेशन को ब्लॉक करेगी या ट्रांसक्रिप्शन को या ट्रांसलेशन को. आपको पता है रेप्लिकेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए. बट ये जो सिंथेसिस ऑफ डीएनए है ये होती कैसे है? इस प्रोसेस को आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आपने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. बट द प्रोसेस इज, आप इस चैप्टर में डिटेल में समझोगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, कौन से एंजाइम आएंगे और प्रोकैरियोटिक सिस्टम और यूकैरियोटिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है. क्लियर? प्रोटीन की सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म कैसे होगी और कौन कौन सी प्रोटीन्स या कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में कवर अप करूंगा मैं आपके साथ. आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बट पेशेंस के साथ एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए. जैसे यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल डिस्कस करने से पहले मैंने यहाँ पर 2 टर्म दिए हैं. 1865 ये ईयर दिए हुए हैं. इसका क्या लॉजिक है सर?
स्टूडेंट्स 1865 से 1952 अप्रॉक्स आप अगर देखें तो इट इज़ अप्रॉक्स यू कैन से व्हाट 100 ऑफ ईयर्स हुए। तो इन 100 ईयर्स में 100 साल में दुनिया में काफ़ी चेंजेस आए। वो चेंजेस इन द टर्म ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स में, तो नई नई टूल्स और टेक्निक्स आते गए। इन टूल्स और टेक्निक्स की मदद से बायोलॉजी की दुनिया में एक तरीके से रिवोल्यूशन हुआ। जैसे कि डीएनए को आइसोलेट करना मेंडल के टाइम में पॉसिबल नहीं था। क्लियर? अब मेंडल के टाइम में हमें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जीन्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर सिमिलर है। ये बात हमें किसने बताई? सटन एंड बावेरी ने। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आने के बाद में जो आज की जो न्यू एरा ऑफ बायोलॉजी है, जो न्यू साइंसेज हैं, वो कहाँ पर वर्क कर रही हैं आपकी? आप 2021 में हो। अभी जो अपना फोकस है पूरा का पूरा किस पर है? इवन यहाँ तक कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। कहाँ पर स्टूडेंट्स? जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। आप लोगों ने इस शब्द भी सुना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर? इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही अपन क्या बोलते हो आप लोग? बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हो? बायोटेक्नोलॉजी। ये जो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में बायोटेक एक यूनिट है, वहाँ पर आप प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट चैप्टर है आपके यहाँ बायोटेक का एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? जो सारा का सारा अभी का आज का जो एडवांस वर्क है वो कहाँ पर हो रहा है? इस डीएनए पर, यानी कि आपके जीन पर। ठीक? तो इसी पॉइंट को हमको समझना है, तो पेशेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हर्शे एंड चेस कैसे आए, इससे पहले हमें जानना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। क्लियर? तो स्टूडेंट्स जेनेटिक मटेरियल क्या है, इस बात को अगर हम डिस्कस करें तो जेनेटिक मटेरियल आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर अपन लिखने का काम भी कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या आरएनए, तो आप कहोगे इट कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए। क्लियर? नेवर बोथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। अब बात आई कि सर जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, पहले यही बता दीजिए। तो जेनेटिक मटेरियल आप यूँ समझें, अ सब्सटेंस which have ability to carry genetic information is called genetic material। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा पदार्थ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो लिख लीजिए, द सब्सटेंस which have ability to carry genetic information, is called what? जेनेटिक मटेरियल। मैं G.M से लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं GM। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर GM मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग गलती से इसे GM अपनी कॉपी में मत लिखिएगा, क्योंकि GM को लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का कंसेप्ट एकदम डिफरेंट है। हो सकता है आप इससे कंफ्यूज हो, इसलिए अपनी कॉपी में आप जेनेटिक मटेरियल ही लिखें। मैं फिर से इसे इरेज करके लिख रहा हूँ, बिकॉज GM का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस वजह से आप अपनी कॉपी में सिर्फ क्या लिखें? जेनेटिक मटेरियल। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करे, उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। दिस जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो नोन एज हेरिडिटरी मटेरियल। लिख लीजिए, दिस जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो नोन एज हेरिडिटरी मटेरियल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और क्या नाम इसका हम दे सकते हैं? यू कैन से इट इज आल्सो नोन एज केमिकल सब्सटेंस ऑफ अ जीन। इसे हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल सब्सटेंस ऑफ जीन। इसे हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल सब्सटेंस ऑफ जीन।
क्लियर। अब देखिए आपने अलग अलग नाम सुने, केमिकल सब्सटेंस ऑफ जीन, इट इज़ आल्सो नोन एज हेरिडिटेरी मटेरियल। किसे? जेनेटिक मटेरियल को। सर यहाँ पर आपने लिखा हुआ है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करें, इस लाइन का क्या मतलब है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने का मतलब ये है आप जैसे दिख रहे हो ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है? आपके डीएनए से। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके हेयर की साइज कैसी होगी, कितनी होगी, कब तक होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन एक वंडरफुल मॉलिक्यूल में इनकोडेड है, फीडेड है, जिसे हम बोलते हैं डीएनए। आई थिंक जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब आपको सिंपली ये समझना है, वॉट एवर योर फेनोटाइप इट इज डिटरमाइंड बाय योर डीएनए। क्लियर। तो यहाँ पर आपने समझा कि व्हाट वाज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जेनेटिक मटेरियल में भी द डीएनए और यू कैन से और द आरएनए। डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो अगर मैं इसकी डिटेल में एनालिसिस करूं, डीएनए कहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होगा? अब ध्यान से समझिए आप मेरी बात। अगर आपसे कोई पूछे जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है, तो आप बिना किसी डिबेट के उससे ये कह सकते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। एक्सेप्शन इज अ वायरस। वायरसेस क्या हैं? एक्सेप्शन है। अब वायरस हमेशा से ही एक्सेप्शन रहे हैं, आप लोगों को पता है, सेल थियरी से ही आपने इनको एक्सेप्शन के फॉर्म में पढ़ रखा है। तो जो डीएनए है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये जो स्टूडेंट्स जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ का जेनेटिक मटेरियल है? अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप लोग बताओगे फ्रॉम द मोनेरा टू एनिमेलिया। आप लोगों ने आरएच व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने पढ़ रखे हैं। तो मोनेरा से लेकर के मोनेरा टू, मैं सारे सिस्टम्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मैं एक लाइन में लिख देता हूँ मोनेरा टू एनिमेलिया। मोनेरा से लेकर के एनिमेलिया तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नाम क्या है? डीएनए। गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल? तो ध्यान से समझना इसकी ब्यूटी क्या है। अब आपसे कोई पूछे, ये जो मैंने लिखा ना मोनेरा से लेकर के एनिमेलिया तक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। अब यहीं पे लाइन में क्या लिख लो? एक्सेप्शन इज वायरसेस। एक्सेप्शन क्या है? वायरसेस। एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स? वायरस। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, ये जो वायरसेस हैं, वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्यों कड़ी है? एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने समझा था कि अगर वायरसेस होस्ट के अंदर हैं, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, देन दे बिहेव लाइक अ लिविंग। अदरवाइज अगर ये एनवायरनमेंट में है, आउटसाइड द बॉडी है मतलब बाहर कहीं प्रेजेंट हैं, तो वो कैसे हैं? नॉन लिविंग हैं, यानी कि डेड। तो वायरसेस हमेशा कनेक्टिंग लिंक इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि जब तक ये सेल के बाहर हैं, आपकी कोशिका के बाहर हैं, तो वो नॉन लिविंग के तरीके से बिहेव करते हैं, बट वो आपकी बॉडी में, आपके अंदर आने पे, किसी भी सेल के अंदर आने पे वो लिविंग के तरीके से बिहेव करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर वायरसेस एक्सेप्शंस हैं। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि स्टेफाइलोकोकस एयूरियस बैक्टीरिया है, पढ़ा है आपने, आपसे कोई कहे स्टेफाइलोकोकस एयूरियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है, स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो सकते थे अगर आपने आज की क्लास नहीं देखी होती। आज की क्लास में जब आपको पहले से ही कंसेप्ट पता है, मोनेरा से लेकर के एनिमेलिया तक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जहाँ पर सारे बैक्टीरिया रखे गए हैं, वो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, इवन थर्मस एक्वेटिकस टाइप पॉलीमरेजेस की बात कर लें हम, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया की बात करें,
यानी कि कोई भी फंजाई है, कोई भी प्रोटोजोवन है, कोई भी इंसेक्ट है, प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, सब में जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? डीएनए होगा। एक्सेप्शन इज द वायरसेस। यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। आइए समझते हैं वायरसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो वायरसेस हैं, वायरसेस आर व्हाट? वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। पता है आप सभी लोगों को वायरसेस क्या है स्टूडेंट्स? वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक किसके बीच के कनेक्टिंग लिंक है? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब ध्यान से समझना। अब आपको ये बात तो पता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग कब होगा? ये नॉन लिविंग कब है? जब ये आउटसाइड द बॉडी है। लिविंग कब है? जब इनसाइड द बॉडी। अब बात आई सर वायरसेस, आप हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जेनेटिक मटेरियल। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो इसे हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं आपको समझने में आसानी के लिए। अगर हम वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, अगर हम वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या डीएनए होगा, और बोथ, तो आपको पता है मैंने अभी भी क्लास में पहले ही बोला था, डीएनए और आरएनए इट कैन बी द जेनेटिक मटेरियल बट नेवर बोथ। कभी भी दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते हैं। ये आपको स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश करने में हेल्पफुल करेगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म में या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर आरएनए, कभी भी दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब आपको क्लियरिफाई हो रहा होगा, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब बात आई कि सर आरएनए वाले तो हमने सुने हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने वाले वायरसेस के नाम, आरएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल वायरसेस आर कॉल्ड व्हाट? रेट्रोवायरसेस। क्लियर? ऐसे वायरसेस जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है उन्हें हम रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। ये जो रेट्रोवायरसेस यानी कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल वायरसेस वाले हैं, इनका क्या नाम है स्टूडेंट्स? टोबैको मोज़ेक वायरस। नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। टोबैको मोज़ेक वायरसेस। क्लियर? इन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में टीएमवी बोलते हो, टोबैको मोज़ेक वायरसेस। क्लियर? नेक्स्ट आपको पता ही है क्या? कोविड अभी भी हाल ताज में चल रहा है, बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। कोविड वायरस, कोरोना वायरस बोल दीजिए आप, कोविड डिजीज है, कोरोना वायरस बोलने ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोविड-19 आप लोग सुन रहे हैं, यही ठीक है। क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट्स HIV वायरसेस, एटसेट्रा। क्लियर? इन सभी को क्योंकि बिकॉज दीज ऑल आर हैव द RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, सो दे आर ऑल कॉल्ड एज द रेट्रोवायरसेस। इसीलिए हम इन सभी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो TMV, कोविड, HIV, इसके अलावा भी और सारे हैं, बट अभी आप इतना ही याद रखें। अब स्टूडेंट्स DNA वायरसेस या फिर यूं कहें DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल किन में है, बता सकते हैं आप? जी हाँ, हर्प्स वायरस। क्लियर? एडिनो वायरस, आप लोगों ने सुना होगा। स्मॉल पॉक्स, ये भी वायरस मेडिएटेड डिजीज है, पॉक्स वायरसेस, पैपिलोमा वायरसेस एटसेट्रा। कितने नाम लिखोगे आप? इतने ही याद रखिए आप, पैपिलोमा एटसेट्रा। क्लियर? कहने का मतलब जो वायरसेस में, वायरसेस आर द एक्सेप्शंस बिकॉज इनमें RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
अब आपसे स्टेटमेंट में हो सकता है नीट में वो ये बनाए, वायरसेस कंटेन ओनली RNA as a genetic material. Is this statement is true? No. Why? Because there are few viruses which have DNA as a genetic material. जैसे कि आपने पढ़ा, herpes viruses have DNA as a genetic material. Adenoviruses have DNA as a genetic material. Smallpox have the DNA as a genetic material. Clear? इतने डिस्कशन से आप में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करें। क्लियर? आपने ये भी समझ लिया कि जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो नोन एज हेरिडिटरी मटेरियल और यू कैन से इट इज आल्सो नोन एज केमिकल सब्सटेंस ऑफ द जीन। स्टूडेंट इस लाइन की ब्यूटी समझिए। अब मेंडल को यही नहीं पता है कि व्हाट वाज द जेनेटिक मटेरियल, तो क्या उनको ये पता होगा केमिकल नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस? हो ही नहीं सकता, ये तो अगले स्टेप की बात है। तो केमिकल सब्सटेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, ये भी बात क्लियर। तो अब अगले पॉइंट पे हमने ये समझना चाहिए कि सर आप हमेशा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते थे तो हमेशा वाई से स्टार्ट करते थे, लेकिन आज के लेक्चर में वाई नहीं आया है। शायद ध्यान नहीं था मुझे स्टार्टिंग के टाइम पे, तो लेक्चर की स्टार्टिंग ऐसे ही हो गई। तो चलिए अभी तो टाइम है ना अपने पास, तो समझ लेते हैं। वाई DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, वाई DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। वाई सर, वाई क्यों? ऐसा क्या है DNA के पास जो DNA ही जेनेटिक मटेरियल है? क्लियर? तो ध्यान से समझें, वाई DNA इज द जेनेटिक मटेरियल? बिकॉज DNA have its own replication property, its own replication property। सर समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया था, जो लिखा आंसर नहीं समझ में आया? समझ लीजिए, हम समझ रहे हैं सर, एक्सेप्शन भी समझ लिए, वायरसेस भी समझ में आ गए यहाँ तक, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। वाई? क्वेश्चन शुड बी वाई DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अधिकांशतः जो जीव हैं उनमें DNA ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है? उसमें रीजन आपने लिखा बिकॉज, B/C का मतलब आप बिकॉज समझ पाओगे। बिकॉज DNA हैव इट्स ओन रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। कहने का मतलब आपने देखा था, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था, DNA से क्या बनता है स्टूडेंट्स? mRNA। स्टूडेंट्स mRNA से क्या बनता है? प्रोटीन। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। क्या प्रोटीन से mRNA बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या प्रोटीन से प्रोटीन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या mRNA से mRNA बन सकता है? जी नहीं। mRNA से cDNA बन सकता है, लेकिन mRNA से mRNA नहीं बन सकता। क्या DNA से DNA बन सकता है? यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज DNA हैव एबिलिटी टू रिप्लिकेट इट्स ओन। यहां पर ये अपने आप खुद से ही रेप्लिकेट करने की काबिलियत, हुनर रखता है, इस वजह से DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। यहां तक क्लियर है आपको? आपको पता है DNA से DNA बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। लिखने की जरूरत नहीं है। DNA से mRNA को ट्रांसक्रिप्शन। mRNA से जो DNA बनेगा उसे हम cDNA बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। द प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड mRNA टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहां पर आपने फर्स्ट पॉइंट समझ लिया, DNA हैव इट्स ओन रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अपने आप खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। थोड़ा सा और इसकी अगर गहराई समझने की कोशिश करें, आपको पता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव DNA। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव DNA। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल होगी और सेल में DNA जरूर प्रेजेंट होगा इन द न्यूक्लियस। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी नई ऑफस्प्रिंग बनानी है तो आपको अपनी बॉडी में DNA को रेप्लिकेट करना होगा, उसकी कॉपी बनानी होगी, तभी तो आप दूसरे को DNA ट्रांसफर कर पाओगे।
इसके अलावा अगर एक स्मॉल बेबी है और एक बिग बेबी है, दोनों में नंबर ऑफ सेल्स का डिफरेंस है। बिग बेबी में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। अगर आपको नंबर ऑफ सेल्स बढ़ानी है अपनी बॉडी में तो आपको क्या करना होगा? ऑब्वियसली माइटोसिस करनी होगी, इक्वेशनल सेल डिवीजन करना होगा। तो ये इक्वेशनल सेल डिवीजन करने के लिए आपको रेप्लिकेशन करना होगा। क्लियर? तो आप समझ पा रहे होंगे ब्यूटी और यू कैन से पावर ऑफ द रेप्लिकेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी की क्लास में नहीं, जब आप हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो आप वहां पर पढ़ेंगे रिपेयर मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे? रिपेयर मैकेनिज्म। सर ये क्या है? आप डीएनए के रिपेयर सिस्टम पढ़ेंगे कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 1 न्यूक्लियोटाइड की एरर करता है जब वो 1000 बेस पेयर ऐड करता है तब। ड्यू टू द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, आप रेप्लिकेशन में मैं आपको बताऊंगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से वो रिपेयर किया जाता है जो एरर हुई है। क्लियर? ये जो रिपेयर मैकेनिज्म है, आप डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म है, लाइक एरर प्रोन रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, मिसमैच रिपेयर सिस्टम। अभी की क्लास में आपको रिपेयर मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है बिकॉज यू आर नीट एस्पिरेंट ओनली, लेकिन जब आप एमएस के लिए जाओगे एमबीबीएस के बाद, देन आपको जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है या आप फर्दर पीएचडी में या फिर साइंटिस्ट बी के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आपको रिपेयर मैकेनिज्म पढ़नी है। अभी आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, जब डीएनए की कॉपी हो रही है, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, तो वहाँ पर बेस पेयर ऐड किए जा रहे होंगे। एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन, साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन। इन जनरल ये प्रोसेस चल रही होती है, बट ड्यू टू एरर होने की वजह से वो कुछ ये कह लें एबनॉर्मल बेसिस ऐड कर देते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती हैं, जिसकी वजह से डीएनए में फर्दर प्रोटीन चेंज हो सकती है क्योंकि बेस अलग हो चुके हैं। तो इस चीज़ को रिपेयर करने की भी पावर हमारे डीएनए के अंदर होती है। क्लियर? तो अभी की क्लास में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डीएनए हैव अ रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए हैव सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। क्लियर है स्टूडेंट्स? डीएनए के पास सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है। सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म कहने का मतलब डीएनए अगर कहीं पर भी नाइट्रोजनस बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रह गए हैं, थोड़े बहुत एबनॉर्मल हैं, तो उस केसेस में नॉर्मल बेसिस को एडिशन करने की, इनकॉर्पोरेट करने का हुनर भी इस डीएनए मॉलिक्यूल के पास होता है। इज इट क्लियर? सो वी आर सेइंग बिकॉज द डीएनए हैव अ सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। ये पावर और किसी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए के पास नहीं प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, आपको पता है एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन है। इस रेडिएशन से हमारी बॉडी में म्यूटेशंस हो रही हैं। तो क्या ये जो म्यूटेशन हो रही हैं, म्यूटेशंस मीन्स व्हाट? सडन चेंज इन द डीएनए और यू कैन से जीन। अब ये जो म्यूटेशन हो रही हैं, इनसे चेंजेस आ रहे हैं। अब ये चेंजेस क्या कर रहे हैं? कैरेक्टर में चेंज आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो रही है, ये पावर होनी चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली होनी चाहिए, ताकि इवोल्यूशन हो सके, ताकि इवोल्यूशन की प्रोसेस को सस्टेन किया जा सके। तो म्यूटेशन या फिर यूँ कह लें हम रिकॉम्बिनेशन की पावर भी डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल बनाने में मददगार होती है। तो इसे भी अपन लिख लेते हैं, बिकॉज डीएनए हैव एबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। तो अपन एक लाइन में क्या लिख लें? डीएनए हैव पावर ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन तो अपन लिख चुके हैं, हैव पावर ऑफ म्यूटेशन, और यू कैन से डीएनए हैव पावर टू सस्टेन म्यूटेशन। ये सस्टेन कर सकती है म्यूटेशन। हैव पावर टू सस्टेन म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो उसे भी यहीं पे लिख लें, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि ये म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन को
के लिए कैपेबल हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे डीएनए और आरएनए की, आप कहोगे सर ये सारी पावर तो आरएनए के पास भी है, फिर भी आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज आरएनए इज लेस स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर अपन एक लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन? डीएनए इज मोर स्टेबल। डीएनए स्टूडेंट मोर स्टेबल है देन द आरएनए। इज इट क्लियर टू ऑल? These are the few important concept regarding why DNA is the genetic material। तो आपको याद रखना है DNA ही जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि DNA के पास सब सेल्फ रेप्लिकेट करने की पावर है। RNA खुद से अपनी कॉपी नहीं बना सकता है, बट DNA अपनी कॉपी खुद से बना सकता है। क्लियर? अच्छा, सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म कहने का मतलब एरर तो होनी ही होनी है, 100% तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो जब रेप्लिकेशन होगा, कॉपी बनेगी, उस टाइम पर एबनॉर्मल बेसिस या फिर यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जनरली ऐड होते हैं, बट ड्यू टू सम मिस्टेक और एरर कभी कभी एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस ऐड हो जाते हैं। जैसे एडेनिन के साथ थाइमिन हमेशा ऐड होना चाहिए, रेप्लिकेशन में कॉम्प्लीमेंट्री रूल है, लेकिन थाइमिन के प्लेस पे साइटोसिन आ गया। इस चीज़ को करेक्ट करने की भी पावर हमारे डीएनए के पास है रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू। फर्दर इसके पास पावर है कि वो म्यूटेशन को सस्टेन कर सकें, रिकॉम्बिनेशन को सस्टेन कर सकें, और डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए। दीज आर द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द जेनेटिक मटेरियल। अब आखिरकार ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो है ही, अभी आपने समझा। अगर मैं आपसे कहूँ कि न्यूक्लिक एसिड, आप लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दिस न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? डीएनए एंड आरएनए। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? डीएनए एंड आरएनए। अगर आपसे कभी कोई ये पूछे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपसे कभी कोई ये पूछे विच वन इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, विच वन इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यानी कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? क्वेश्चन है ना कि ठीक है सर अभी तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हुई, अभी आप इवोल्यूशन में आप समझेंगे कि न्यू स्पीसीज कैसे ओरिजिनेट हुई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, डीएनए या आरएनए, तो आप क्या बताओगे? आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वाज द फर्स्ट genetic material, first genetic material from the evolutionary point of view। समझते हैं आप लोग? from the evolutionary point of view, evolutionary point of view। is it clear कि जो आरएनए है, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल है फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे हम ये कह रहे हैं कि जो पहला जेनेटिक मटेरियल है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आरएनए ही है? हाउ? कैसे सर? कैसे मान लें आपकी बात में? कुछ लॉजिक दे करके बताइए तो समझिए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल इसलिए है बिकॉज आरएनए, आपको पता है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस किस चीज़ का है? थाइमिन के प्लेस पे यूरेसिल प्रेजेंट हो जाता है आरएनए में। बेसिक यही इतना तो डिफरेंस है। बोथ आर द न्यूक्लिक एसिड, बोथ आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हाँ, एक डिफरेंस और कह सकते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए हमारा। अगला डिफरेंस आप ये भी कह सकते हैं आरएनए इज लेस स्टेबल, या फिर यूँ कहें आरएनए हैव राइबोज शुगर। आरएनए के पास जो शुगर प्रेजेंट है वो कैसी है? राइबोज शुगर है। डीएनए की शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज है। ध्यान से समझिए, बिकॉज आरएनए हैव वेरियस फंक्शंस। आरएनए के पास वेरियस फंक्शंस हैं। कैसे? आरएनए हैव कैटालिटिक रोल। आरएनए का कैसा रोल है? कैटालिटिक रोल है।
सर कैटालिटिक रोल कहने का मतलब आप पढ़ते हैं ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्शन इज राइबोजाइम, और फिर आप लिखते हो राइबोजाइम इज आरएनए मॉलिक्यूल हैविंग द कैटालिटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? कैटालिटिक एक्टिविटी, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की। अब ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी है ये यूज होती है ट्रांसलेशन में। आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, तब आप इस बात को समझ पाओगे। क्लियर? तो आपको याद रखना है आरएनए कैटालिटिक रोल प्ले कर सकता है बट डीएनए डज नॉट। अब आपको पता है, आपने पढ़ा है राइबोसोम्स के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन किस चीज की बनी थी? आरएनए और प्रोटीन की। तो आप कह सकते हैं आरएनए इज अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, बिकॉज कि राइबोसोम किसके बने हैं? आरएनए और प्रोटीन के। तो आरएनए को हम कह सकते हैं, आरएनए क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर बना रहा है किसका? राइबोसोम का। तो हम कह सकते हैं आरएनए हैव द स्ट्रक्चरल रोल। कैसा रोल है स्टूडेंट? स्ट्रक्चरल रोल है कि नहीं? ऑब्वियसली। आरएनए आपने देखा वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरीके से भी काम कर रहे हैं। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह से काम कर रहे हैं, मतलब वायरसेस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। क्लियर? इवोल्यूशन में भी आप देख पाओगे कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो ये दीज आर द फ्यू एविडेंसेस जो हमें ये बताते हैं कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रादर देन द डीएनए। डीएनए की अपेक्षा हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? आरएनए। क्लियर है? अब अगर हम बात करें डीएनए की, यहां तक नोट डाउन कर लिया आपने, तो इसे मैं इरेज कर सकता हूं। आपको पता चल गया कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? On the other hand, you can say what? RNA have the catalytic role, structural role, and it can also act as the genetic material in the viruses. अब हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा रखना है डीएनए और आरएनए के केस में कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट कहाँ पर हैं। अगर हम इनकी डीएनए की लोकेशन की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? लोकेशन की। लोकेशन कहने का मतलब प्रेजेंट कहाँ पर है, डीएनए प्रेजेंट कहाँ पर है। समझ पाओगे आप लोग? प्रेजेंट कहाँ पर है? तो आप लोग बताओगे डीएनए इज प्रेजेंट इन वेयर? न्यूक्लियस। कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट? न्यूक्लियस में, सभी को पता है, कोई डाउट नहीं है। न्यूक्लियस के साथ साथ ये और कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट में। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ एक लाइन और नोट कर लीजिए बिकॉज द टाइम काफ़ी कम है। आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, तेजी से लिखेंगे। न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ में और कहाँ पर प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? ये जी हाँ बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। जी हाँ, साइटोप्लाज्म के साथ साथ और कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये राइबोसोम पर। ऑब्वियसली भी आप लोगों ने पढ़ा राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन्स के मिलके बने हुए होते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से लाइन क्या मिलती है? कौन सा डीएनए और आरएनए में कौन सा ज़्यादा स्कैटर्ड मॉलिक्यूल है? विच वन इज द स्कैटर्ड मॉलिक्यूल? आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि सर डीएनए भी हर सेल में प्रेजेंट है और आरएनए भी सब में प्रेजेंट है, लेकिन हम लिखते हैं आरएनए इज स्कैटर्ड, मोर स्कैटर्ड मॉलिक्यूल। इस तरीके से लिखते हैं, मोर स्कैटर्ड मॉलिक्यूल, मोर स्कैटर्ड मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये काफी बिखरा हुआ मॉलिक्यूल है हमारी सेल्स के अंदर। वाई? बिकॉज इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर आल्सो नोन एज द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, और यू कैन से दीज आर द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ऑर्गेनेल and as well as the cytoplasm and the ribosomes. Is it clear?
तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट से। थैंक्स सो मच।